निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था? ऑप्शन है आपके मदन लाल धिंगरा, हरदयाल, ऊधम सिंह या रोशन सिंह। तो सही उत्तर है दोस्तों मदन लाल धिंगरा। दोस्तों लंदन में सर कर्जन वायली या विली को वर्ष 1909 में एम.एल. धिंगरा ने गोली मार दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे और 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया और उस समय ये धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए यह मौका है और इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया और गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना था? तो उत्तर है सोहन सिंह भाखना। दोस्तों वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की उन्होंने स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी पराधीन भारत से अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था और लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। लेकिन दोस्तों प्रश्न में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका नाम दिया गया है, जो हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन किया था? तो सही उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनः जीवित करने के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन किया था। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए उन्होंने विकेंद्रीकरण पर बल दिया और गांव तक समावेशी विकास की योजनाएं लागू करने का पक्ष लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो सही उत्तर है सरदार ऊधम सिंह। दोस्तों मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। तो सही उत्तर है माइकल ओ डायर को सरदार ऊधम सिंह ने गोली मारा था। अगला प्रश्न है सर्कुलर एक आज़ादी, ये परिपत्र किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों सर्कुलर ए आज़ादी, जिसको कि आज़ादी का परिपत्र कहा जाता है, ये रामनाथ पुरी से संबंधित है। 1907 में कनाडा में रामनाथ पुरी निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए सर्कुलर ए आज़ादी बांटा और उसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो याद रखिएगा सर्कुलर ए आज़ादी रामनाथ पुरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। एक प्रश्न देखिए दोहराया है कि लंदन में कर्जन वायली को 1907 में किसने गोली मारी थी? तो आप जानते हैं मदन लाल धिंगरा। दोस्तों मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वायली को 1907 में गोली मारी थी। अगला प्रश्न देखिए, कई बार पूछा है परीक्षाओं में, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं लाला हरदयाल। देखिए गदर पार्टी या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने की थी, लेकिन देखिए इसके संस्थापक 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। दोस्तों गदर पार्टी ने एक महत्वपूर्ण गदर पत्र का प्रकाशन किया था। ये पत्रिका उर्दू, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी
और गदर पार्टी की स्थापना का उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद देखिए बाबा सोहन सिंह भाकना को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो आप जानते हैं गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों देखिए 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे कथन कारण से संबंधित वक्तव्य हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। देखिए कथन है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए इसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। लाला हरदयाल। और लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था दोस्तों। भारत के बाहर स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाले संगठनों में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो उत्तर है दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जिसको कि इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। और इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित करके स्वराज्य प्राप्त करना था। दोस्तों यहाँ से एक पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया गया था और सरकारी तंत्र जो है लंदन में विशेष सक्रिय हो गया था। इसके कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और बाद में जेनेवा चले गए थे। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी? तो सही उत्तर है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनकी संस्था थी इंडिया हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी। इस संस्था के द्वारा सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का जो है प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो उत्तर है दोस्तों मैडम कामा। दोस्तों 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा मैडम भीकाजी कामा रुस्तम आर के कामा ने फैलाया था, जिनका नाम भीकाजी रुस्तम के आर कामा था। दोस्तों मैडम कामा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है और ये महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थीं और श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थीं। स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में है, वहाँ पे मैडम कामा ने हरा, पीला और लाल राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न देखिए एक बार फिर से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ और वहां भारतीयों के तिरंगे झंडे को फहराया था? तो उत्तर आपका सही उत्तर है मैडम भीकाजी कामा ने। अगला प्रश्न दोस्तों, सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो सही उत्तर है महेंद्र प्रताप। दोस्तों 1915 में काबुल में एक अंतरिम सरकार गठित की गई थी जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप ने दोस्तों अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था और इस सरकार के प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही उत्तर है सिंगापुर। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था और इस फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। लेकिन सिंगापुर द्वीप तब ब्रिटिश मलय प्रांत का अंग था और ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्ट्रेटस सेटलमेंट।
दोस्तों तृतीय यानी स्ट्रेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, मलक्का, डिडिंग, पेनांग और सिंगापुर। तो अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा, 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का ये अंग बना था सिंगापुर, और 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा इसे मलेशिया संघ से अलग कर दिया था। और 1965 में दोस्तों सिंगापुर एक स्वतंत्र देश बना, और जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वो मलय का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में वो सिंगापुर कहा जाता है। तो सही उत्तर है आज़ाद हिंद फौज का गठन दोस्तों सिंगापुर में किया गया था। देखिए यही प्रश्न एक बार फिर से पूछा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया, तो आप जानते हैं सिंगापुर में। और अगला प्रश्न है किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, तो उत्तर है रास बिहारी बोस ने। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से सशस्त्र सेना का गठन किया गया था, और इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने की थी जापान के सहयोग से। बाद में 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। तो प्रश्न ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी, तो आप जानते हैं 1943 में। अगला प्रश्न है 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया था, तो ये सिंगापुर में गठन किया था दोस्तों। अब आइए देखते हैं 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो सही उत्तर है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। देखिए 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, और दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था, ऑप्शन देख लेते हैं मोहम्मद इकबाल द्वारा, जिन्ना द्वारा, लियाकत अली या शौकत अली। तो सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद इकबाल के द्वारा। दोस्तों प्रायः कवि और राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम यानी पैन इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा ये होगी कि पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। दोस्तों लेकिन भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तरी पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है, ये मोहम्मद इकबाल द्वारा कहा गया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र नाउ आर नेवर में प्रस्तुत किया था। तो याद रखिए पाकिस्तान का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यदि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाए तो पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र नाउ आर नेवर में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था, तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखना, उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना, और मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण न कर सका, और सांप्रदायिक आधार पर मतदान निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई, और इससे भारतीयों में असंतोष था, और विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारतीय सहायता की बहुत आवश्यकता थी।
मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना, जिसमें अंग्रेजों में भारत में शासन के लिए अक्षम बताया गया था, और भारतीयों में होम रूल आंदोलन की जागृति फैलाना इत्यादि कारणों से तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखने की बात मॉन्टेग्यू द्वारा अपनी घोषणा में नहीं कही गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 29 जनवरी और 7 फरवरी 1942 को लॉर्ड लिनलिथगो को लिखे पत्र में सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसको उल्लिखित नहीं किया था? तो यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है, प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश, और लोगों को अधिक से अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना, भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना, ऐसा कभी नहीं सुना गया है। तो दोस्तों, ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों में महात्मा गांधी ने लोगों से अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करने की बात या इसका उल्लेख नहीं किया था, और सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित जो है घटनाओं पर विचार करना है आपको। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और रोलट एक्ट। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन दोस्तों ये आपका 1919-20 का है। तो याद रखिए 1919-20 में। असहयोग आंदोलन आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, तो ये हो गया। और रोलट एक्ट ये मार्च 1919 में हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे पहले रोलट एक्ट, फिर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे कितने प्रांतों में? तो सही उत्तर है दोस्तों, जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में। याद रखिए 6 प्रांतों में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे, जिसमें मद्रास, बम्बई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत थे। बाद में दोस्तों चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कोई भी क्लियर ऑप्शन नहीं है। याद रखिएगा कि 6 प्रांतों में दोस्तों देखिए जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के प्रणेता थे, और दोस्तों भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। और दोस्तों उनके राजनीतिक जीवन की गतिविधियां बिहार में अधिक संचालित थी, और उन्होंने वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ जोड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है दोस्तों 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से हड़तालों पर रोक से है। अगला प्रश्न है, निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र दिल्ली में था, और वाल्मीकि आंदोलन का संबंध भंगी जाति से है। 1926 में प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो सही उत्तर है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इस पार्टी ने 1937 में आम चुनाव में हिस्सा लिया था, और इस चुनाव में उन अनुसूचित जातियों की अधिकांश सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली थी, सिवाय बम्बई के, जहां अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने हरिजनों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 13 पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन
किससे संबंधित था? तो सही उत्तर है ये एक किसान आंदोलन था। देखिए औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में दोस्तों तेलंगाना आंदोलन एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था और ये आंदोलन 1946 से 1951 तक हुआ था। जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और निजाम के अधिकारी वर्ग के विरुद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहावी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है M.A. खान, सैयद अहमद बरेलवी, मिर्जा खान खाना और टीटू मीर। तो सही उत्तर है सैयद अहमद बरेलवी। दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा है और बहावी आंदोलन के एक नेता मौलवी अब्दुल अजीज ने ये फतवा जारी किया कि भारत एक दारुल हर्ब है और इसे दारुल इस्लाम बनाने की आवश्यकता है। और इस दौरान बरेलवी ने ब्रिटिशों और अन्य गैर मुस्लिम सेनाओं के विरुद्ध पवित्र युद्ध में क्षेत्रीय मुसलमानों को सहयोग देने के लिए कहा था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण देखिए पार्टी है किसानों की। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है फजलुल हक। देखिए बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। इनका पूरा नाम मौलवी अब्दुल कासिम फजलुल हक था। इनको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में मजदूर संघ के आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन है बीपी बाडिया, एनएम जोशी, के कामराज और विट्ठल भाई पटेल। तो सही उत्तर है वीपी बाडिया और एनएम जोशी। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बीपी बाडिया और एनएम जोशी भारत में मजदूर संघ आंदोलनों से जुड़े थे। बीपी बाडिया एनी बेसेंट के सहयोगी थे, मद्रास लेबर यूनियन के ये अध्यक्ष भी थे और एनएम जोशी ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था कब? तो ऑप्शन देखिए 21 मार्च 1940, 22 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 या 24 मार्च 1940। तो सही उत्तर है दोस्तों ये तिथि है 24 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक देश के रूप में पाकिस्तान का संकल्प पारित किया गया था। और आपको बता दें कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन है हसन इमाम, हरिहर दास, पुण्य महतो और सीसी दास। तो सही उत्तर है हरिहर दास। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन आचार्य हरिहर दास और गोपबंधु के नेतृत्व में हुआ था। इनके नेतृत्व में लगभग 12,000 लोगों ने महानदी घाट तक मार्च किया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों 1935 में आयोजित उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और इस सम्मेलन ने वल्लभ भाई पटेल ने एक संकल्प पारित करके जमींदारी उन्मूलन की बात कही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित के कालानुक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार आपका कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार ये आपका दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 हुआ था। इसके अलावा जलियांवाला बाग नरसंहार आपका 13 अप्रैल 1919 में, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं 1942 को। तो सही उत्तर है यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, पहले आएगा स्वदेशी आंदोलन, फिर आएगा जलियांवाला बाग नरसंहार, उसके बाद दांडी मार्च और फिर बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अलीगढ़ आंदोलन में से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? ये कई बार पूछा है। जहां पर प्रश्न में नहीं का ऑप्शन हो उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें केवल एक विकल्प ऐसा होता है जो गलत होता है, बल्कि अन्य सभी सही होते हैं। हम जब नहीं को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो कोई भी ऑप्शन मार देते हैं हड़बड़ी में और वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन देखिए, अलीगढ़ आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और
चिराग अली। तो सही उत्तर है अलीगढ़ आंदोलन से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं जुड़े थे, बल्कि अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, चिराग अली आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार कब गठित की थी? तो उत्तर है 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? ऑप्शन है 1920 के बम्बई खिलाफत सम्मेलन में, 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में, 1928 के बारदोली सत्याग्रह में या 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग का विचार 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में आया था और उसके बाद 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव पास हुआ था और दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सही उत्तर है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है पूना में की थी। तो सही उत्तर है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों पूना में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था? तो सही उत्तर है ये तिथि थी 31 दिसंबर 1929। लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पहली बार 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा लहराया गया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? तो ये लाहौर था। और अखिल भारतीय कर्मचारी और किसान दल कब अस्तित्व में आया था? तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, अखिल भारतीय कर्मचारी और किसान दल 1928 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न, कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है कार्लाइल सर्कुलर दोस्तों बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है। और देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा की, जिसका परिणाम ये हुआ कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। लॉर्ड कर्जन ने अक्टूबर 1905 में कार्लाइल सर्कुलर जैसे कदम उठाए, जिसके तहत जिला कलेक्टरों को आदेश दिया कि कॉलेज के छात्र यदि आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनकी सहायता राशि बंद कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, दांडी मार्च दोस्तों, दांडी मार्च का जो प्रारंभ है ये 5 मार्च 1931 है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, दांडी मार्च की जो तिथि है ये है 12 मार्च 1930। इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931। इसके अलावा पूना पैक्ट आप जानते हैं 1932 में, ये 24 सितंबर 1932 का है। पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। और गांधी इरविन समझौता ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस आधार पर जब आप सही कूट का मिलान करेंगे तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को घटनाक्रम या कालानुक्रम के अनुसार सजाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, सैंडर्स का मारा जाना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सैंडर्स जो है 17 दिसंबर 1928 को मारा गया था। केंद्रीय असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को और सरदार भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। तो सही उत्तर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो सही उत्तर है
एस.सी. बोस। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने भारतीय जनपद सेवा ICS से त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था। दोस्तों, बंगाल विभाजन को पूरे देश में या पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन के दिन संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? तो ये थे ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? ऑप्शन देखिए, बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार और भारतीय पदाधिकारीगण। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए बंगाल के छात्र जो थे ये स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे और इसमें जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की मुख्य भूमिका बंगाल के छात्रों की रही थी। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। महिलाओं ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। ये आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका और शहरों के उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। अगला प्रश्न है, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? तो सही उत्तर है GV जोशी, यानी गणेश वासुदेव जोशी ने खादी वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था। दोस्तों, गणेश वासुदेव जोशी महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों के कारण उनको सार्वजनिक काका कहा जाता था। दोस्तों, 1877 में आयोजित शाही दरबार में उनको आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्होंने स्वयं द्वारा बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था। तो याद रखिएगा, गणेश वासुदेव जोशी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो ये वर्ष है 1911 में। और दोस्तों, यहाँ पर बंगाल विभाजन को कब समाप्त किया गया था? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में और इसको रद्द किया गया था 1911 में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है? तो ऑप्शन देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, सही है। 1907 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, ये सही नहीं है। मार्लियामेंटो सुधारों द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार मिले, सही है। और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है 1907 में मुस्लिम लीग का गठन, क्योंकि मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर नवाब वकारुल मुल्क जो है इसके अध्यक्ष थे और इसी सम्मेलन में यानी 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। दोस्तों, लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की थी? तो सही उत्तर है राधाकांत देव। दोस्तों, राधाकांत देव ने 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और वो इसके पहले अध्यक्ष थे और देवेंद्र नाथ टैगोर पहले सचिव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 21 अक्टूबर
जो है 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। दोस्तों 1929 में जो है इसमें नागपुर अधिवेशन हुआ था और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो याद कर लीजिए 1920 में बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ये आपके एन.एम. जोशी ने की थी। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर देखिए इसकी स्थापना जो है एन.एम. जोशी ने की थी और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1929 में नागपुर अधिवेशन हुआ था किसका? देखिए लाला लाजपत राय तो जो पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी उसके जो लाला लाजपत राय दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों इसका जो विभाजन हो गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस संगठन का पहला विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था और 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन देखिए अक्टूबर 1934, अप्रैल 1934, मई 1936 या जून 1940। तो सही उत्तर है दोस्तों अक्टूबर 1934। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन अक्टूबर 1934 में बम्बई में हुआ था और इस सम्मेलन में पार्टी का संविधान और कार्यक्रम निश्चित हुआ। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी थे। अगला प्रश्न है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। तो याद रखिएगा सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। दोस्तों इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है फरवरी 1946 में। दोस्तों रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई थी और बम्बई में HMS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल किया था। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल की थी। दोस्तों नौसैनिक विद्रोह के समय ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद और हिंदू मुस्लिम एक होके नारे लगाए गए थे। तो याद रखिए बम्बई में नौसैनिक विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन है शिवराम, राजगुरु, सुखदेव या जतिन दास। तो सही उत्तर है जतिन दास। दोस्तों जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार हुए और जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी, न कि भगत सिंह के साथ फांसी देने से। दोस्तों भगत सिंह राजगुरु, इनका राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था और सुखदेव, इनका पूरा नाम सुखदेव थापर था। दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई थी, सेलुलर जेल भेज दिया गया था और सूर्यसेन क्रांतिकारी रहे चिटगांव केस में इनको 1934 में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है
दोस्तों जतिन दास। अगला प्रश्न है कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो सही उत्तर है कलिप राज सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह से है और बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। दोस्तों बारदोली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। बारदोली की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली में लगान वृद्धि 22.7% से 6.03% की गई और बारदोली सत्याग्रह में सक्रिय महिलाओं में कस्तूरबा गांधी, मनीबेल पटेल जो कि वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थीं, भक्तिबा और शारदा बेन शाह और शारदा मेहता प्रमुख थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था मोपला विद्रोह। ये केरल में हुआ था और 1921 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इसमें काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब वापस आए तो उन्होंने कहा था कि ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में सही है? तो बढ़ते हुए क्रम में जो सही है वो है देखिए लखनऊ समझौता 1916, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना UN मुखर्जी और लालचंद ने की थी। ये 1909 में स्थापित की गई थी। इसके नेता UN मुखर्जी और लालचंद हिंदू सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीति की नींव रखे थे। दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंजाब में भूस्वामी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था और अकाली आंदोलन जो 1922 से 1927 में चला, इसका लक्ष्य सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक और भ्रष्ट आनुवंशिक महंतों के चंगुल से मुक्त कराना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए आपको सही उत्तर का जो है चयन करना है। देखिए यहाँ पर दक्कन अशांति, पावना विद्रोह, नील विद्रोह और तमिलनाडु के पॉलीगरों का विद्रोह। दोस्तों तमिलनाडु के पॉलीगरों का विद्रोह 1799 से 1801 के बीच हुआ था, याद रखिए। नील विद्रोह बंगाल में 1859-60 में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ और दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। तो याद कर लीजिए विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर है दोस्तों खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली। देखिए ए और बी दोनों सही है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए खिलाफत कमेटी गठित की गई जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। दोस्तों खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। अगला प्रश्न है 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? आपको बताना है। ऑप्शन है उमा नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, स्वरूप रानी नेहरू या हंसा मेहता। तो सही उत्तर है विजय लक्ष्मी पंडित। 1937 में दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त की गई थी और वो कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत संघ के लिए स्वतंत्र भारत की पहली राजदूत बनी थी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। और दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
तो उत्तर है महात्मा गांधी। दोस्तों 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इस मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सही उत्तर है 1918 में गुजरात में खेड़ा किसानों के साथ आंदोलन में जो है, इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी से जुड़े थे। तो याद रखिएगा, खेड़ा आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए आपका सही है। सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंखें कहा था और कहा कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान रूपी खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं, उनमें से किसी एक की कमजोरी दुल्हन की सुंदरता को खराब कर देगी। दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता फारसी भाषा में निकाली थी। 1964 में कलकत्ता में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और 1877 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ये 1878 में कॉलेज बना और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है बैमफील्ड फुलर। दोस्तों ये कथन पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर ने बंगाल विभाजन 1905 पर मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लिखित किया है। तो याद रखिएगा, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, ये कथन पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बैमफील्ड फुलर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? तो सही उत्तर है दोस्तों मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। देखिए, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में दोस्तों इस दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने न्यायालय का बहिष्कार करके जो है आंदोलन में भागीदारी की थी। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों ही थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है CR फार्मूला यानी राजगोपालचारी फार्मूला, इसका विरोध किसने किया था? तो सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोस्तों राजगोपालाचारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे और 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की, जिसको कि CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार किया था और अपने द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर अटल रहे थे। देखिए, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम से संबोधित किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया और माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की जो है उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा थे। दोस्तों 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा और इसके सचिव NC केलकर थे। दोस्तों तिलक के द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों में GR खापर्डे, BS मुंजे और RP कंडरीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका था? तो सही उत्तर है 1917 में। देखिए, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लीग के बढ़ते प्रभाव और चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित कर भारत में उत्तरदायी शासन की बात कही और इसके परिणामस्वरूप 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। दोस्तों एनी बेसेंट होम रूल लीग का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया।
तिरक के होम रूल क्षेत्र जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को फैलाने का प्रयास किया और 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। दोस्तों, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए स्वराज आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो उत्तर है भारतीयों के लिए स्वशासन का प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, पूना समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ और इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में समझौता हुआ था। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो याद कर लीजिए, पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। इस पर गांधी जी के समर्थकों और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना पैक्ट से कौन प्रत्यक्षतः जो है प्रभावित हुए थे? तो सही उत्तर है दलित। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया था? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट और रमाबाई रानाडे। तो सही उत्तर है एनी बेसेंट। दोस्तों, एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। 1893 में वो भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी का उन्होंने पूरे भारत में प्रचार किया। इसके अलावा एनी बेसेंट ने भारतीयों को स्वशासन की मांग को लेकर 1916 में होम रूल चलाया और उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रों का संपादन भी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो सही उत्तर है नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था। दोस्तों, इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे और 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। दोस्तों, नेहरू समिति ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य के दर्जा की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? आपको बताना है। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। दोस्तों, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है और देशबंधु का मतलब है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में जो है उन्होंने कार्य किया। उनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था और उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था? तो आप जानते हैं स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों देखिए जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो याद रखिएगा, CR दास यानी चित्तरंजन दास ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो डेट याद रखिएगा 1923 में। अगला प्रश्न है, 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो सही उत्तर है मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस में। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, जिसको कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा जाता है, इसका गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों, इन लोगों ने 1923 के चुनाव में भाग लिया और काफ़ी सफलता मिली स्वराज पार्टी को। दोस्तों, बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। बम्बई और उत्तर प्रदेश में भी उन्हें अच्छी सफलता मिली थी।
अगला प्रश्न है, देखिए 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या विनोबा भावे। तो सही उत्तर है दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ये सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी दोस्तों, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और यह वामपंथी विचारधारा पर आधारित संगठन था। ये प्रश्न देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। और यही प्रश्न कई बार पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, या फिर कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो ये था फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था वो कहाँ पर थे? तो सही उत्तर है दोस्तों रंगून और सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज के 2 मुख्यालय सुभाष चंद्र बोस ने, उसमें से एक रंगून और दूसरा सिंगापुर में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के द्वारा आरंभ किए गए आंदोलनों का सही क्रम बताइए। तो देखिए, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह का जो समय काल है दोस्तों ये 1918 है, याद रखिएगा। रोलट एक्ट आंदोलन 1919 है। इसके अलावा अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों की हड़ताल जो थी ये फरवरी 1918 है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों की हड़ताल, फिर आपका आ जाएगा खेड़ा सत्याग्रह और 1919 में रोलट एक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी कब? आपको तिथि बताना है। तो सही उत्तर है 3 जून 1947। दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी और इसमें सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताएं थीं और इसमें ये प्रस्तुत किया गया, ये तर्क दिया गया कि भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है और ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई